जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। रिवाइज योर सेल्फ। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग साइंस का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे हैं। और पीछे कुछ क्लास जो हुआ था स्टैटिक जीके का भी हुआ था और अभी साइंस का क्लास चल रहा है। तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हम आपको हर तरीके से तैयार कराना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी टॉपिक से हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो या डीपली थ्योरी से ही क्वेश्चन क्यों ना पूछें, आप उसका सही जवाब जो है एग्ज़ाम में देकर आएँ और आप सभी का इस बार जो है सिलेक्शन हो जाए। जो सपना है वर्दी का वो सभी के शरीर पर वर्दी चढ़ जाए और यही हम लोग का टारगेट भी है कि 80+ स्कोर हर हाल में एग्ज़ाम में करना होगा। पिछला एग्ज़ाम आपने देखा कि धांधली के वजह से, चोरी के वजह से, सेटिंग की वजह से रद्द कर दिया गया और बहुत अच्छा हुआ पढ़ने वाले बच्चों के साथ, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम रद्द नहीं होता तो जितने लोग भी थे उनका ही सिलेक्शन हो जाता, चोर का ही सिलेक्शन हो जाता और फिर आप लोग जो है पढ़ते रह जाइएगा। और खुशी की बात यह है कि 21,391 पदों का जो एग्ज़ाम है जनवरी में होगा और 1218 मद्य निषेध का जल्दी ही भर्ती भी आ रहा है। समझे कि नहीं? तो एक तीर से दो निशाना इस बार मारना है। तो इस बार तैयारी मन लगा के कीजिए। 6 महीना के लिए, आने वाला 6 महीना आपके तकदीर का फैसला करेगा। आने वाला 6 महीना जो है आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और केवल पढ़िए। शादी विवाह कहीं भी मत जाइए, घूमने कहीं भी मत जाइए। 6 महीना अगर अपने आप को आप दे दीजिएगा ना तो आने वाला समय आपका बेहतर हो सकता है। तो चलिए, सभी लोग 10 बज गया है और लाइव क्लास से जुड़ जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, जिसे हम लोग इको बोलते हैं। इंटर में एगो इंग्लिश में इको चैप्टर था, तो वही पूछ रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परिवर्तन। आप किसी खाली मकान में जाइएगा जहाँ कोई सामान ना हो, खाली हो, और वहाँ बोलिएगा तो आपका जो आवाज़ है 2-4 बार, एक बार आप बोलिएगा और उधर से 2-3 बार आपका आवाज़ को बुझाएगा कि कोई रिपीट कर रहा है, तो उसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि के परिवर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए कि जब झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति बैठकर झूला झूल रहा है और झूलते समय वो क्या किया कि झूला पर खड़ा हो गया। हम लोग भी झूला झूले हैं, तो झूलते झूलते रहते थे और उस पर ही खड़ा कभी हो जाते थे। तो आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है घट जाएगा, क्योंकि अचानक वो खड़ा होगा ना, वो बैठा है और अचानक खड़ा हो गया तो ये घट जाएगा। 2 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? फटाफट बताएं। पहले भी होता था, क्या हुआ कि झूला झूल रहे हैं और हम अकेले झूल रहे हैं और कोई कहा कि नहीं हम भी झूलेंगे, तो बैठो साथ में। समझे कि नहीं? तो 2 आदमी पहले बैठ जाता था, तो 2 आदमी झूला पर झूलेगा तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहेगा, उससे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक आदमी झूला झूले या 2 आदमी झूला झूले। आगे देखिए, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 का सही जवाब बताएं। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है ये आपका 2 सेकेंड होता है। आगे देखिए, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में, यहाँ कोशिका नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। जल्दी से बताए, 5 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो ये अवतल होता है। केशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होता है ये अवतल होता है। 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव 6 का सही जवाब बताएं तो बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। 6 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है।
7 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो ये उत्तल होता है। पारे के जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस उत्तल होता है। ऑप्शन बी उत्तल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। 8 का सही सही जवाब बताएं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एक बार बराबर होता है बार जो है ये मात्रक होता है प्रेशर का, दाब का। जैसे दाब का पास्कल मात्रक होता है वैसे ही बार होता है, बार सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5 पास्कल एक बार बराबर होता है। आगे देखिए, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। 10 का सही सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और फटाफट राइट आंसर बताएं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो जितने भी दोस्त हैं वो सभी आंसर फटाफट कमेंट करें। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। 10 का अगर आप ऑप्शन सी निर्वात में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। 11 का सही सही जवाब बताएं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है तो 1/81। 1/81 जो है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। आगे देखिए, 12 नंबर, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फटाफट बताएं कितने घंटे में भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 12 का सही सही जवाब बताएं। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। देखिए सही सही जवाब बताएं तो 24 घंटा हो जाएगा। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटा में चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है। 13 का सही सही जवाब बताएं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है। तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। ऑप्शन है 13 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पलायन वेग का मतलब होता है कि किसी वस्तु को, पलायन वेग का क्या मतलब होता है, तो पलायन वेग का मतलब होता है किसी वस्तु को पृथ्वी से कितने वेग में फेंका जाए कि वह जो है अंतरिक्ष में चला जाए, माने पृथ्वी से अंतरिक्ष में वह वस्तु चला जाए, तो उसी को पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग जल्दी से बताएं, क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी वस्तु को 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के रफ्तार से फेंकते हैं, समझे कि नहीं। यदि किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार से फेंकते हैं तो पृथ्वी के बाहर चला जाएगा, तो इसी को पृथ्वी का पलायन वेग कहा जाता है। ऑप्शन बी 14 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। 15 का सही सही जवाब बताएं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो उसका भार जो होता है परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ये कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। एक अगर कहें कि बिहार पुलिस में ही पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा। सभी एग्जाम में, रेलवे से लेकर एसएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये सभी लोग जानते हैं, केपलर ने। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। आगे देखिए, एक जेट इंजन
एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक जेट इंजन जो है रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? 18 का सही जवाब बताएं। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर, ध्यान से पढ़िएगा, एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। आगे देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? 19 का सही जवाब बताएं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? जल्दी से बताएं। तो ये कम घनत्व आपका है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है ये आपका कम घनत्व है। तो 19 का ऑप्शन डी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? 20 का सही जवाब बता। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही जवाब है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का ताप जो है शून्य होता है। आगे देखिए, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो ये सभी जानते हैं, 356 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन जो है अधिकतम होता है? तो ये प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं, बैगनी हो जाएगा। प्रिज्म के द्वारा बैगनी रंग का जो विचलन है अधिक होता है। आगे देखिए, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? 23 का सही जवाब बताएं। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? जल्दी से बताएं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो ये आपका 45 डिग्री होगा। आगे देखिए, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये आप सभी जानते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? अस्थायी। तो देखिए, आपको पहले ही हम बता चुके हैं, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? 27 का सही जवाब बताएं। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो ये आपका प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापता है एंगस्ट्रम। आगे देखिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? 28 का सही जवाब बताएं। श्यानता की एसआई इकाई तो ये आपका प्वाइज होता है। आगे देखिए, एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर क्या होता है? एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताएं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं एक सोल्स नामक वैज्ञानिक है। आगे देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी आपको बताएं, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है काम करता है। आगे देखिए, मानक दाब होता है, मानक दाब 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 सेंटीमीटर। ये गलत आप लोग बता रहे हैं, ये आपका एक वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। मानक दाब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक वायुमंडलीय दाब। आगे देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये गैसों का दाब का माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा।
वस्तु की मात्रा बदलने पर वह परिवर्तित रहता है तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान ताप होता है, तो ये देख लीजिए, ये 310 केल्विन हो जाएगा। पारा जमता है तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र पाइरोमीटर है। शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल जो होता है, प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।